आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का डिस्कशन के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आपको पता है अच्छी बात है, थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि और कुछ क्लियर हो जाए इस चीज़ को लेके, तो मुझे लगता है ये लेक्चर आप एक बार पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। और नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कॉची फंक्शनल इक्वेशन जो होते हैं, मेनली एक है और उसके बाद उसकी फैमिली मेंबर्स हैं लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। और उसके बाद कुछ फंक्शनल इक्वेशंस। मुझे लगता है मैं लास्ट जो भी 8 to 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस में टिफर एनबीएचएम और जितने भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं सीएसआर नेट के बाद भी, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा रखे होते हैं। अलग अलग तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। कह देंगे कि ये फंक्शन आर पर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। काउंटिंग पूछ लेते हैं। इन जनरल कोई फंक्शन है जो इक्वेशनल जो है फंक्शनल इक्वेशन में लिखा हुआ है, पूछ लेते हैं ऑप्शंस में वो मोनोटोनिक होगा कि नहीं होगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कहीं से, उसको बाकायदा एक पूरे 4 ऑप्शंस में डाल के ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉची फंक्शनल इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉचीज फंक्शनल इक्वेशंस। कॉची फंक्शनल इक्वेशंस की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉची फंक्शनल इक्वेशंस। एंड वी नो कि जो हम पढ़ते रहे हैं अब तक कि कोई फंक्शन है जो आर पर डिफाइन है या कोई फंक्शन रेशनल्स पर डिफाइन है, अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। रेशनल्स का भी बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं कि कोई फंक्शन है जो क्यू से क्यू पर है, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो बताओ वो किस फॉर्म का होगा। गेट द पॉइंट। अलग अलग तरीके से डिजाइन कर रहे हैं उसको। तो यहां पर उन्होंने पहला फंक्शन जैसे था fx प्लस बाई इज इक्वल टू fx प्लस f बाई। दिस इज द कॉची फंक्शनल इक्वेशन। और कह सकते हैं कि यही मैंने और बाकी जो भी हैं इवन इनके प्रूफ की भी बात करेंगे तो इसी की हेल्प से ही बाकी के प्रूफ भी मिल जाते हैं। जैसा कि एक दो हम आपको आज दिखाएंगे। बहुत पूरा लेक्चर देखिए, समझिए इसको। और जो 3 बचे हुए हैं कॉची फंक्शनल और बाकी कुछ, वो इन्हीं के फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, लाइक ब्रदर्स सिस्टर्स एंड लाइक दैट, जो मैं अभी कह रहा था। और इसके बाद इन चारों को भी एक यूनिवर्सल कॉची फंक्शनल इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। गेटिंग द पॉइंट। तो एक ये हो गया। सेकंड अगर हमें लिखना है, सपोज दैट in terms of fx plus by is equal to fx plus f by fx into f by। और अगर हमारे पास थर्ड है सपोज, तो वो ऐसे लिख सकते थे fx into by is equal to fx plus f by। और जो फोर्थ है आपके पास वो है f of x into by is equal to fx into f by। This is the discussion। So mainly अगर देखा जाए तो ये 4 कैटेगरी हैं और हम ये 4 कैटेगरी नहीं सिखाएंगे। गेट द पॉइंट। हम इन 4 कैटेगरी में जाके आपको जनरल लिखा देंगे और सिर्फ एक कैटेगरी में आपको सिर्फ एक चीज सिखाने वाले हैं कि अगर कोई फंक्शन आर से आर पर अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है, या आर से आर पर इस कंडीशन को होल्ड करता है, या इस कंडीशन को होल्ड करता है, या इस कंडीशन को होल्ड करता है, तो उनकी कॉन्टिन्यूटी का जिक्र आप कैसे कर रहे हैं। अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिलता है जो कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट हो रहा है और कोई फंक्शन इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है और कॉन्टिन्यूअस है, गेट द पॉइंट, तो उसके सोल्यूशन को किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं। बट बिफोर द डिस्कशन अलोंग विद द कंटिन्यूटी, मुझे लगता है कि पहले तो यही पता कर लेते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, कैसे होगा ये। और इसकी डिसकंटिन्यूटी ना बहुत अजीब तरीके से पढ़ी और सीखी जाती है। पता नहीं किस किस तरीके से उस पर बात की जाती है। आपको इन जनरल एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो आर से आर पर है और इस कंडीशन को होल्ड करे, इतनी आसानी से पढ़ने को नहीं मिलता। लिखा गया बाकायदा कि देयर इज अ फंक्शन। 18 सेंचुरी का और के अराउंड लगभग इसको डिस्कस किया गया होगा शायद, और उस वक्त लिखा गया कि देयर इज अ फंक्शन व्हिच इज डिसकंटीन्यूअस सैटिस्फाई दिस कंडीशन। लेकिन उसको लिखना और बताना कि यही वाला वो फंक्शन होगा इतना आसान नहीं रहा, इसीलिए इनके नाम से इनको लिखा गया। ये कोई आसान फंक्शंस नहीं थे। गेट द पॉइंट। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले इसको उठा के डिस्कस करने, और आपको लग जाएगा कि सर ये डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे। हम आपको दिखाएंगे कि इस फंक्शन को डिस्कस करते टाइम पर हमें इसी का यूज करना है। तो ओवरऑल इसके कॉन्सेप्ट को सीख लो। अगर इसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो शायद इसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर तरीके से समझ पाते हैं।
गेट इट द पॉइंट। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं इसको डिस्कस करने के लिए, और उससे पहले इन जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि इसका यूनिवर्सल जो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन जो है, फंक्शनल इक्वेशन बी लाइक ऐसे हो सकता है और कैन बी ग्रेव्ड इनटू वन फिगर। वो कैसे लिख सकते हैं, a टाइम्स ऑफ एफ एक्स वाई प्लस b टाइम्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस c टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस बाई और प्लस d टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ बाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट, अगर हम ये फर्स्ट देखें तो आपका एफ एक्स प्लस बाई है तो c की वैल्यू 1 ली होगी, यहां एफ एक्स प्लस बाई है तो c की वैल्यू 1 ली होगी, यहां c की वैल्यू 1, और यहां ये इक्वल में चला गया होगा तो d की वैल्यू को -1 लिया होगा, और बाकी a और b को 0 लिया गया होगा, तब शायद आपका फर्स्ट बन गया होगा। सेकंड बनाने के लिए होप्स हो कि आप समझ सकते हैं कि एफ एक्स प्लस बाई करना था तो एफ एक्स प्लस बाई करना था तो c की वैल्यू को आपने 1 लिया, और उसके बाद आपको एफ एक्स इंटू एफ बाई ले जाना था तो एफ एक्स इंटू एफ बाई, तो b की वैल्यू को -1, a और d जो है वो आपका वैल्यू 0 देगा। अगर आपको थर्ड लेना था एफ एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ बाई, तो आप समझ सकते हैं आपको एफ एक्स इंटू बाई चाहिए तो a की वैल्यू तो 1 चाहिए, इसके साथ एफ एक्स प्लस एफ बाई वाला चाहिए था ये, तो d की वैल्यू को -1 कर दीजिए, और बाकी बचे हुए आपके पास कौन से थे, b और c, इन दोनों को 0 कर दीजिए। फोर्थ के लिए अगर आप देखें तो आपको क्या चाहिए, फोर्थ में प्रोडक्ट वाले ही चाहिए, तो आप यहां से आप इसको a की वैल्यू को 1 ले सकते हैं, v की वैल्यू को -1, और उसमें c और d दोनों को 0 ले सकते हैं। सो बाय चूजिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, और ये जो a b c d जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, जो भी ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, दे आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ द फंक्शनल इक्वेशन, और जो भी आपका सोल्यूशन फंक्शन बनेगा उनकी रेंज में से आप इनको चूज कर सकते हैं, इनको पिकअप कर सकते हैं। गेट द पॉइंट। सो आप देख सकते हैं, तो आप इन चारों की बजाय इसको यूज कर लो कि कोई भी फंक्शनल इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। गेट द पॉइंट। अब दूसरे फंक्शनल इक्वेशंस भी इसी फॉर्मेट में कैसे लिखे जाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये चार कैटेगरी आप इन जनरल आप यूनिवर्सल फंक्शनल इक्वेशन में यहां से देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं इसको डिस्कस करने, और इसको प्रॉपर तरीके से एक बार ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको भी उठा लेंगे या इनमें से किसी एक को हम आपको करके दिखाएंगे कैसे इसे डिस्कस करना है। गेटिंग द पॉइंट। अब आप सपोज दैट हम ले रहे हैं, फिलहाल पहले इस पे समझ लीजिए, उसके बाद मैं रैशनल या बाकी चीजों पर आपको ले जाऊंगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि एक फंक्शन है r से r पर, सच दैट या सेटिस्फाइंग, सपोज दैट सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस बाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ बाई। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है डोमेन r के किसी भी पॉइंट पर, या डोमेन r के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, ओवरऑल r पर कॉन्टिन्यूस है, या कहीं ये डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। अगर इस पर कहीं बात करते हैं तो कुछ चीजों की मुझे जरूरत होगी। उसके लिए देखो, हमेशा जब भी फंक्शनल इक्वेशंस दिए जाते हैं तो x बाई में बाई की जगह x पुट करके हमेशा कुछ न कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। चारों फंक्शनल इक्वेशंस में ऐसा मिलेगा। बात समझ रहे हैं? चारों फंक्शनल इक्वेशंस में आपको कहीं ना कहीं x बाई जहां पर इन्वॉल्व है, वहां एक जगह बाई की वैल्यू x पुट करके, या बाई की वैल्यू -x प्लग करके, या x की वैल्यू को 0 प्लग करके, कहीं ना कहीं कुछ इससे फंक्शन के बारे में कुछ न कुछ पता चलता है। तो आप अगर कभी दूसरे कॉची फंक्शनल इक्वेशन को ट्राई कर रहे हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं x और बाई दोनों के यहाँ पे 0 रखूंगा, तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगा, क्योंकि ये तो फॉर ऑल x बाई के लिए कंडीशन होल्ड कर रहा है, फॉर ऑल x बाई बिलोंग्स टू r के लिए होल्ड कर रहा है। गेट द पॉइंट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0, f0 0 हो जाएगा, और ये 2 टाइम, पता नहीं ना f0 की वैल्यू 1 आ रही है, f0 की वैल्यू 2 आ रही है, f0 की वैल्यू पाई आ रही है, वी डोंट नो ना, इसलिए हम नहीं जानते। तो इंप्लाइज करके 2 टाइम्स f0 ये हो गया, और यहां से f0 हो गया, तो 2 टाइम्स f0 में से एक f0 जाएगा, तो f0 इज इक्वल टू 0 आएगा। चाहे ये फंक्शन r से r पर किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस ना हो, चाहे वो r के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, सिर्फ इस कंडीशन को होल्ड करने से पता चल गया कि वो सारे फंक्शंस
आइदर दे आर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, आई डोंट नो। वो सारे फंक्शन जीरो पर जीरो जरूर दे रहे होंगे, ये पहली शर्त पता चली मुझे, या पहला कंक्लूजन मुझे पता चला। अब x की जगह तो x रहने दीजिए और y की जगह माइनस एक्स करके देखते हैं। तो f ऑफ यहाँ y की जगह माइनस एक्स करने से जीरो मिल जाएगा, तो f ऑफ जीरो हो जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स। f जीरो जीरो है तो f ऑफ fx इधर ले आएंगे तो आपके पास बचेगा f ऑफ माइनस एक्स और दिस इज माइनस ऑफ fx। इससे ये पता चला सच फंक्शन इज ऑलवेज, सच f इज ऑलवेज आपका ऑड फंक्शंस होते हैं, यानी कि ऑड फंक्शन का मतलब होता है ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट होने वाले फंक्शंस, है ना। ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट होता हुआ फंक्शन देखेगा। तो फिलहाल दो चीजें मुझे पता चली, जीरो पे जीरो देगा ऐसा फंक्शन, चाहे वो डिसकंटिन्यूअस हो या कॉन्टिन्यूअस हो, और हमेशा ऑड फंक्शन आएगा। ये दो बातें तो सही हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की, कि चलो किसी तरह हम कॉन्टिन्यूटी पता कर लेते हैं। तो अगर हम कॉन्टिन्यूटी पता करने जा रहे हैं तो लेट अस चेक कॉन्टिन्यूटी। हम चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। आर्बिट्री पॉइंट हमने ले लिया, कोई आर्बिट्री पॉइंट है किसका, आर्बिट्री पॉइंट है r का। गेट द पॉइंट। अगर इस a पर कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दूं मैं किसी तरीके से, किसी कंडीशन को लगा के, या जैसे भी आप अभी आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये फंक्शन हमारा पूरे आर पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ए पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो पूरे आर पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं, या बीच में से कुछ कंडीशंस और आ सकती हैं, अगर कुछ और थ्रेड बन सकते हैं तो उस पर भी बात कर लें कि कुछ पॉइंट पर कंटिन्यूटी मिल सकती है, कुछ पर नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होगा अगर ऐसा केस पॉसिबल है। तो हम क्या करते थे कंटिन्यूटी के लिए, ए पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h निकालिए, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h निकालिए। तो हम यहां से निकालेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये a पर राइट हैंड लिमिट है, निकालने का तरीका तो यही होता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। x की जगह a, y की जगह h है, तो इसे लिख सकते हैं fa प्लस f ऑफ h, है ना। ये तो एक रियल नंबर है, ए तो एक नंबर था जिस पर फंक्शनिंग वैल्यू है, तो फंक्शनिंग वैल्यू तो एक रियल नंबर होगी बिकॉज कोडोमेन आ रहा है। तो इसे ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते थे, एफ ए प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। ऐसे ही आप लिख सकते थे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट, वैसे मैंने LT यूज कर लिया और LIM भी यूज कर लिया, आप जो सिंबल को लिखना चाहें वो लिख लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसे क्या लिख सकते हैं, fa और माइनस fh आएगा, या f ऑफ माइनस h आएगा और f ऑफ माइनस fh में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका fa माइनस टाइम्स ऑफ fh आ जाएगा, जिसे fa मिल जाएगा यहां पर, और h की लिमिट उसे पहुंच जाएगी। एक बात बताओ, दिस इज अननोन फंक्शन ना। अगर ये फंक्शन x का है तो x की जगह h रिप्लेस कर देंगे तो h का फंक्शन बन जाएगा, और हम तो पता नहीं कि ये फंक्शन h पर अपनी लिमिट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता फाइनाइटली। गेटिंग द पॉइंट। तो केस 1 बना ना बाबू, यहां से दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। और अगर हम केस 2 समझ पाए, केस 1 ऐसा हो सकता है ना, यहां पे लिख देते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ fs एग्जिस्ट फाइनाइटली हो रही है, या एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और कर भी रही है तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रही है, फाइनाइट नहीं आ रही। ओवरऑल कहने का मतलब यह है। तो केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh की डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, फाइनाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसकी लिमिट। तो उस सिचुएशन में विद केस 1 के साथ अगर हम जाते हैं, विद केस 1 अगर हम, तो शायद आपको पता होगा कि लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली है एंड इक्वल टू 0 है, एंड इक्वल टू 0 भी ले लेते हैं, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और एग्जिस्ट तो करती है बट अनइक्वल टू 0। ये केस और बना लो, और आसान हो गया आपके लिए। क्यों, मैं बताऊं, अगर यहां fh की लिमिट 0 हो गई ना,
तो एफ ए और एफ ए आ जाएगी वैल्यू यहां से, तो राइट हैंड लिमिट ए पर एफ ए आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी ए पर एफ ए आ जाएगी, वैल्यू एट दैट पॉइंट भी एफ ए हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा रेडीमेड कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो देयर आर टू केसेस राइट नाउ। पहले तो मैंने लिमिट देखकर दो केस बना लिए, लेकिन जब हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोला गया तब मैंने दो केसेस में एक चीज और बढ़ा दी कि मुझे लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट चाहिए लेकिन इक्वल टू 0 भी चाहिए। अब मान लीजिए किसी तरह एफ ए की वैल्यू 1 आ जाती है, किसी तरीके से कोई नंबर 0 ले लो एफ ए की वैल्यू या 1 ले लो। अब 1 के साथ और इस एफ एच की लिमिट 0 पर 2 आ जाती है, मान लो नॉन जीरो एग्जिस्ट भी कर रही है फाइनाइट लेकिन 0 नहीं आ रही, 2 आ रही है, तो 1 + 2 और 1 - 2 तो डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड लिमिट एट ए और लेफ्ट हैंड लिमिट ए दोनों अनइक्वल हो जाएंगे सिचुएशन में। इसलिए इस क्वांटिटी को तो मुझे अगर एग्जिस्ट कराना भी पड़ा एफ एच की लिमिट को 0 पर तो 0 ही कराएंगे, तब जाके मैं शायद क्वांटिटी की बात कर पाऊं। तो अलॉन्ग विद केस 1 अगर मैं बात करूंगा तो फिर तो RHL अगर देखा जाए एट x इजिकल टू ए पर और वही आपका LHL x इजिकल टू ए पर देखा जाए तो वो आपका किसके बराबर आता है बाबू? वो आपके FA के बराबर आता है, जिसे आप कहते हैं वैल्यू एट दैट पॉइंट। वैल्यू एट दैट पॉइंट इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज फंक्शन स्मॉल f इज कॉन्टिन्यूअस एट आर्बिट्री पॉइंट a। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r हो गया पूरा का पूरा। और सेकेंड केस के साथ अगर जाते हैं विद केस सेकेंड तो आपको पता चल जाएगा कि फिर ये FA प्लस समथिंग और FA माइनस समथिंग ये कभी बराबर तो आ नहीं सकते, और अगर ये एग्जिस्ट भी करा और नॉन जीरो आया तो आपकी दोनों लिमिट अनइक्वल, और अगर बाई चांस डज नॉट एग्जिस्ट आया तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे ए पर राइट और लेफ्ट। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि देन के सेकेंड के साथ है तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, x इज इक्वल टू a पर ये कब केस बनेगा? अगर सेकंड केस में भी सब केस के बारे में सोचो तो मान लें fh की लिमिट 0 पर 2 आ गई तो ये FA प्लस 2 और FA माइनस 2 अलग अलग आएंगे लेकिन फाइनाइट आएंगे, और ऐसा कह सकते हैं कि RHL और LHL a पर फेल्स टू बी एग्जिस्ट, फेल्स टू बी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी FH की एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इनकी भी नहीं करेंगे। So in all the cases and all the sub cases of case second, function is discontinuous ही आएगा। Function small FAC discontinuous at A और A arbitrary point है R का, तो ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि F is discontinuous everywhere on R. It means nowhere continuous in R. इसका मतलब समझ रहे हैं कुछ आप? इसका मतलब फिलहाल समझ लीजिए कि आपको फंक्शनल इक्वेशन वाले ये जो कॉची फंक्शनल इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस लिखे हुए हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस हैं, इनमें दो कैटेगरी हमेशा होती हैं। आप वो फंक्शन भी पढ़ेंगे जिनमें क्या होती है कॉन्टिन्यूटी पूरे आर पर मिलेगी, और ऐसे भी हो सकते हैं जो आर के हर पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस होते हैं। ऐसा हो सकता है जिनकी डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी के पॉइंट्स का कलेक्शन पूरा आर हो, और हो सकता है जिनका डीसी डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी पूरा फाई आ जाए। इज दैट क्लियर? नाउ हम एक केस की बात करते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि पूरे डिस्कशन में, पूरे इन जनरल प्रूफ में मुझे यह पता चला कि डिसकंटिन्यूटी भी पॉसिबल हो सकती है। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन व्हाट विल हैपन, उस पर बात करते हैं फिलहाल कि अगर कॉन्टिन्यूटी आ जाती है तो क्या होगा। और इससे पहले मैं शायद आपको इसमें यह डिस्कस कराऊं कि अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को पूरे आर पर होल्ड करता है तो ये सारी कहानी समझ में आ गई अब आपको। अगर कोई फंक्शन यही क्यू से क्यू पर इस कंडीशन को होल्ड करता तो उसको कैसे डील करते हैं, और जैसे ही मैं उसका आंसर करूंगा बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आंखों के सामने तैरने लगेंगी कि शायद इस तरीके से इस फंक्शन को डिजाइन किया गया कि रेशनल से रेशनल पर अगर वो कॉची फंक्शन की कंडीशन को इसी तरह सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरह की कंडीशन को, तो शायद फंक्शन को लिखने का तरीका ऐसा ही रहेगा। ये प्रॉब्लम विद इरेशनल्स के साथ आई थी जहां पर डिस्कंटिन्यूटी मैनेज हो रही है। गेट द पॉइंट? तो नेक्स्ट स्लाइड जो है या जो भी हम नेक्स्ट अभी करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आप लोगों के सीखने के लिए, और इस बात को सीखने के लिए कि कॉची फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले या ये कॉची फंक्शनल इक्वेशन जो लिखे हैं आपने, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस के साथ जब नोवेयर डिसकंटिन्यूअस के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो डिसकंटिन्यूटी को पढ़ाना शुरू करते हैं?
ऐसा कहां से हमें, जब हम रेशनल टू रेशनल पढ़ा देंगे, आपको समझा देंगे कि रेशनल टू रेशनल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन जब बनते हैं तो वो रेशनल्स पर अपनी फंक्शनिंग वैल्यू को किस तरह देते हैं, तो शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वही फंक्शन अगर एक्सटेंशन में पूरे आर पर डिफाइन करेंगे तो इरेशनल्स बचे केवल डिस्कस करने के लिए, तो शायद इरेशनल्स की वजह से, शायद इरेशनल्स के पॉइंट पर फंक्शनिंग वैल्यू लिखने की वजह से शायद मुझे नोवेयर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट मिला हो। सो यू कैन फील दैट एक्चुअली, तो आप समझिए जरा, और शायद आपको मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे फंक्शन को बना सकें, ऐसे फंक्शन को लिख सकें अलॉन्ग विद द हैमल बेसिस और पता नहीं किस किस तरीके से उन फंक्शंस के बारे में बताने की कोशिश की गई है जो पूरे आर पर नोवेयर कॉन्टिन्यूअस थे, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस थे और इस कंडीशन को होल्ड कर रहे थे। सो द एक्चुअल टास्क वो ये है कि किस तरीके से आप उस फंक्शन को डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवेयर आप बुक से उठा के आप कहीं पर भी देखेंगे, आप जिस किसी को भी देखेंगे वो पढ़ा रहा होगा कि फंक्शन इज द ऑफ द फॉर्म लाइक दिस, कि सी एक्स फॉर्म का होगा, कि एक्स फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट द कि क्या होगा जहां डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट हो रही है। तो वो सीएसआर भी क्या कर रहा है और बाकी एग्जाम्स वाले भी क्या कर रहे हैं, वो एक पॉइंट पर क्वांटिटी दे रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हो, इस पर क्वेश्चन है पूरा 4.75 मार्क का। अगर ये फंक्शन एक पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस हो गया तो वो तो पूरे आर पर कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। अब मैं इसका अगर फॉर्म भी बता दूं कि इस कैटेगरी के ही होते हैं तो शायद उसकी यूनिफॉर्मिटी, उसका ellipsisness, उसके क्लोज ईबी पर, उसके रीमानियन डिस्कशन का डिफरेंशिएबल कितने जगह पर, कितने टाइम डिफरेंशिएट है, ईच एंड एवरीथिंग विल डिक्लेयर। अगर किसी ने मुझे ये दे दिया कि ये फंक्शन किसी भी बाउंडेड इंटरवल पर बाउंडेड है, अगर किसी ने मुझे ये दे दिया कि ये फंक्शन किसी एक पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस है, या किसी ने मुझे ये दे दिया कि फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो मैं पूरे आर पर क्वांटिटी पढ़ूंगा, पूरे आर पर डिफरेंशियल पढ़ूंगा, पूरे आर पर इसके ellipsisness को पढ़ूंगा, पूरे आर पर इसके यूनिफॉर्म क्वांटिटी को पढ़ूंगा। सो थिंक इन अदर वे कि क्या ऐसा रहा होगा कि जैसे ही मैं इस केस 2 की तरफ गया हूंगा तो आर पर आने वाले फंक्शनिंग वैल्यू, जिन आर के पॉइंट्स पर जो फंक्शनिंग वैल्यू मिल रही होगी उसमें से क्या चेंजेस हुए, जबकि मैं रेशनल टू रेशनल इसको जब डिस्कस करूंगा तो फिक्स कर दूंगा। और रेशनल टू रेशनल जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं वो सारे फंक्शन जो रेशनल से रेशनल इसको सेटिस्फाई करते हैं, दे डोंट केयर अबाउट द कॉन्टिन्यूटी। वो कॉन्टिन्यूटी के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं तुम कॉन्टिन्यूअस रहो या तुम डिसकंटिन्यूअस रहो, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे, हम इसके माध्यम से जाएंगे ही नहीं फिलहाल ये चेक करने के लिए आप कंटिन्यूअस हैं या डिसकंटिन्यूअस हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हम समझाएंगे इसे कि रेशनल्स के थ्रू हम जाकर किस तरीके से बात कर रहे हैं। गेटिंग? सो प्लीज, अब अगर मैं थोड़ी देर के रुक जाता हूं और एक फंक्शन, यही फंक्शन अगर रेस्ट्रिक्ट करके क्यू से क्यू पर लेता, सेटिस्फाई क्या कर रहा है ये बाबू? सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ बाई सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें है क्या, फॉर एवरी एक्स बाई बिलोंग्स टू क्यू के लिए। गेट द पॉइंट? तो हम अभी इसमें ये चेक नहीं, कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट तो हमने पहले ही चेक कर लिया। सिर्फ ये रेशनल टू रेशनल सेटिस्फाई होने वाला ये फंक्शन अगर है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, हम फंक्शन की कैटेगरी को बता सकते हैं कि फंक्शन रेशनल टू रेशनल अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना तो फंक्शन का टाइप ऐसा होना चाहिए। जबकि यही बात अगर आर से आर पर आप कह रहे थे तो आप यहां पर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि स्मॉल एफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, स्मॉल एफ डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम इन जनरल फंक्शन की बात कर रहे हैं कि जो भी रेशनल टू रेशनल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन होगा उसका जनरल फॉर्म ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन आर से आर पर मैंने उसकी बात नहीं कर पानी है और ना हम कर पाएंगे आर से आर पर कि जनरल फंक्शन ऐसा बनेगा। हाँ, वहां पर कॉन्टिन्यूटी अगर कहीं आ जाती है तो मैं बता सकता था कि आर से आर पर इस कंडीशन को होल्ड करने वाला फंक्शन अगर एक भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, मीन सारे पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तब वो इस कैटेगरी का दिखेगा। तब शायद हम आइडेंटिटी थ्योरम लगा सकते हैं इसकी हेल्प से, और हम जाके उसे आसानी से सीक्वेंशियल अप्रोच से भी प्रूफ किया जाता है। ऐसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, हम इसकी हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हैं, सीक्वेंशियल अप्रोच से भी प्रूफ करते हैं, हेंस को लगा के और बाकी तरीके से एंटाइनिंग टू इन्फिनिटी करके। तो अभी यहां समझना, अगर मैं किसी तरह x और y को, सपोज दैट y की वैल्यू को x पुट करता हूं, जैसा कि मैंने बताया था अभी, y इज इक्वल टू x प्लग करते ही यहां f ऑफ 2x आ जाएगा और यहां पे fx प्लस fx 2 टाइम्स ऑफ fx आ जाएगा। अगर मैं यहां पर फिर से एक बार क्या करता, y की जगह 2x रिप्लेस कर देता,
y की जगह अगर मैं 2x रिप्लेस कर देता तो ये 3x हो जाता और यहाँ 3 टाइम्स ऑफ fx हो जाता, क्योंकि ये y इज इक्वल टू आप समझते हैं f ऑफ 2x होता, f ऑफ 2x को अगेन यूज करते 2 टाइम्स ऑफ fx और एक यहाँ पे fx और 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे fx आता, 3 टाइम्स हो जाता। अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते वक्त अगर हम y इज इक्वल किसी तरीके से y इज इक्वल टू अगर किसी तरीके से मान लीजिए nx रख दिया तो ये f ऑफ nx इज इक्वल टू फिलहाल n टाइम्स ऑफ fx आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा इस तरीके से। 2 3 4 5 6 के लिए आप आसानी से मैथमेटिकल इंडेक्सेस से भी दिखा सकते हैं। गेट द पॉइंट? अब अगर मैं समझ पाऊं तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस ऑफ fx होता है। सो वी कैन पुट हियर f ऑफ माइनस ऑफ nx जो करेंगे वो माइनस का f ऑफ nx आ जाएगा। ये माइनस साइन बाहर आएगा f ऑफ nx और f ऑफ nx को आप ये लिख सकते हैं तो माइनस n टाइम्स ऑफ fx। दैट इज ओवरऑल अगर देखा जाए तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में माइनस लगा तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव जीरो के लिए तो वो सेटिस्फाई ऑलरेडी कर रहा था, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ n टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ fx प्रूफ हो गया फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z के लिए। और चूंकि आगे चल के अगर n का कंफ्यूजन आपको हो तो f ऑफ t टाइम्स ऑफ x लिख सकते हैं इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ fx फॉर एवरी t बिलोंग्स टू z के लिए। ये समझ लीजिए आप, n से अगर कहीं कंफ्यूज हो तो एक वेरिएबल फॉर्मेट समझिए इसको। गेट द पॉइंट? यहां से हम फिलहाल ये पता करें कि z के लिए ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। बाकी अगर हम देखें तो हमारे पास f ऑफ x क्या है, अगर मैं ये समझ पाऊं तो f ऑफ x इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ x अपॉन q लिख सकते हैं फॉर सम q बिलोंग्स टू z के लिए, है ना, फॉर q बिलोंग्स टू z माइनस 0 के लिए। जीरो को छोड़कर, जीरो के लिए तो वैसे भी हम सब कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं, अगर हम जीरो ले लेंगे सो जीरो ले लेंगे तो उसे fx फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये तो आपका इंटीजर है और ये नंबर क्या है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर x आपका रैशनल था, x क्या है, fx पर डिफाइन है और x रैशनल है, अगर x रैशनल है तो रैशनल बाय इंटीजर भी रैशनल ही होगा, तो ओवरऑल दिस इज आल्सो द मेंबर ऑफ q ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बाई की तरह काम करेगा और f ऑफ q इंटू बाई यानी इंटीजर इंटू रैशनल इज इक्वल टू क्या आता है, इंटीजर इंटू f ऑफ रैशनल आता है। गेट द पॉइंट? तो इसे क्या लिख सकते हैं, q टाइम्स ऑफ f ऑफ रैशनल है। अब आप इसे प्लीज कुछ और मत पढ़िए, f ऑफ रैशनल पढ़िए, क्योंकि f डिफाइन है x पर यानी f ऑफ रैशनल पर, तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके हिसाब से x यहां रैशनल है और n की जगह q है और x की जगह x बाई q रैशनल है, तो ये n बाहर आ जाता था फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z के लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाती है। गेट द पॉइंट? सिमिलरली हम क्या करते हैं, जब ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो हम p बाई q के लिए भी कंडीशन होल्ड करा लेते हैं, बड़ा आसान होता है, कई कैलकुलेशंस में आपने ऐसा यूज किया होगा, तो हम इसे भी आसानी से p बाई q टाइम्स ऑफ fx यूज कर लेते हैं। इसका मतलब फॉर एवरी p बाई q बिलोंग्स टू रैशनल के लिए। तो ओवरऑल मैं आपसे कहूं कि f ऑफ t टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ n यूज नहीं कर रहा, n को लेके शायद कंफ्यूजन आ जाता है कई बार, बच्चों ने हमसे कई बार पूछा है कि जब पीछे कराया है कि n सर लेने से थोड़ा कंफ्यूजन से दोबारा समझाओ यहाँ पर, तो मैं n नहीं ले रहा। f ऑफ t ऑफ x इज इक्वल टू t टाइम्स फिलहाल f ऑफ x आ गया। गेट द पॉइंट? अब मेरी बात समझना, मैं चाहूं तो t की जगह x की जगह कहीं 1 पुट कर लेता हूं और ये फॉर एवरी t बिलोंग्स टू q के लिए प्रूफ हो गया। वेरिएबल क्या है मेरा, रैशनल है ना, तो अगर मैं यहां पर किसी तरह x की वैल्यू को 1 प्लग कर देता तो ये बनता f ऑफ t इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ f1 बनता। f1 क्या है, 1 पर वैल्यू आएगी, 1 पर वैल्यू या तो 0 होगी, 1 पर वैल्यू या तो 2 होगी या 1/2 होगी या 2/3 होगी, जो भी होगी तो रैशनल ही ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इफ f1 इज इक्वल टू अल्फा, जो कि एक रैशनल नंबर होगा यहां से, गेटिंग द पॉइंट, तो हम यहां लिख सकते हैं f ऑफ t इज इक्वल टू, बाबू क्या होगा, t टाइम्स ऑफ अल्फा या अल्फा टाइम्स ऑफ t, जो भी आपका होगा, और हम t का लोकस चेंज कर देते हैं, t बिलोंग्स टू रैशनल है तो आप इसे x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो दरअसल f ऑफ x इज इक्वल टू
अल्फा टाइम्स ऑफ x है, जहां अल्फा कोई फिक्स एक रैशनल नंबर आएगा, जो भी f1 की वैल्यू तुम अगर 1/2 दोगे अल्फा की वैल्यू, f1 की वैल्यू, तो ये x/2 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1 दोगे तो x आ जाएगा, जो इस कंडीशन को होल्ड करता हुआ दिख भी रहा है आपको। हमने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि पहले आप इसको कॉन्टिन्यूटी दिखाइए या डिसकंटिन्यूअस दिखाइए, चाहे वो रेशनल से रेशनल पर कॉन्टिन्यूअस रहे और इसको सेटिस्फाई करे तब भी वो अल्फा डॉट एक्स फॉर्म का आएगा, और डिसकंटिन्यूअस इस फॉर्मेट में मिलेगा कि अल्फा एक्स तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। इस पर तो समझ आ रहा है। तो रेशनल से रेशनल पर इस कंडीशन को होल्ड करने वाला कैसा भी फंक्शन आप बनाएंगे तो इन जनरल फंक्शन वो आपका ऐसा ही दिख रहा होगा। यहां पर पीछे वाला लगाइए ना, आपको लगता है वहां एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन पढ़ रहे हैं अगर, तो R से R पर ऐसा भी फंक्शन है जो इस कंडीशन को होल्ड तो कर रहा है लेकिन नोवेयर कॉन्टिन्यूअस है। अगर वो नोवेयर कॉन्टिन्यूअस है तो रेशनल्स पर भी आके तो नोवेयर कॉन्टिन्यूटी की डिस्कशन दे सकता था। बात समझ रहे हैं? तो इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करके देखिए और समझने की कोशिश करिए और एक पैटर्न बनाने की कोशिश करिए। यहां पर क्या हुआ है ऐसा, आपने डिस्कंटिन्यूटी क्यों नहीं डिस्कस की? अगर डिस्कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं तो करते रहिए। अल्फा डॉट एक्स फॉर्म में आ गया, अल्फा बिलोंग्स टू क्यू आया है, ये तो गेटिंग द पॉइंट। तो बताइए क्या अल्फा डॉट एक्स अगर x/2 रख दें, x/3 रख दें, जो भी आप यहां रखेंगे अल्फा डॉट एक्स फॉर्म का, अल्फा डॉट एक्स क्या होता है? अल्फा डॉट एक्स तो एक लाइन होती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन जो पूरे r पर कंटीन्यूअस होती है। जो r पर कंटीन्यूअस होती है वो अपने x रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पर भी कंटीन्यूअस होगी, तो वो रेशनल पर भी कंटीन्यूअस है। तो बात समझना जरा, इसका मतलब है कि इस टाइप के फंक्शंस के एक्सटेंशन बिहेवियर पे जब जाएं, अगर हम r से r पर इसी होल्ड कराएं तो रेशनल रेशनल वाला शायद यहां पे काम कर जाए। उसके बाद दूसरे जो पॉइंट्स बचे हैं जो R से R पर अगर होगा तो इरेशनल्स बचे, शायद इरेशनल्स वो जगह है जहां पर डिसकंटिन्यूटी ने अपने आप को रखा होगा। नोवेयर का मतलब है। और अगर मैं इसे किसी तरह समझ पाऊं तो अगर मैं रेशनल्स पर x दे दूं, इरेशनल्स पर x-1 दे दूं, भाई दोनों का स्लोप 1 है ना, दोनों पैरेलल होंगी, कहीं कोई इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जो नोवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा। बट दिस इज नॉट द एग्जांपल, I'm just telling you कि एक ऐसे फंक्शंस पर हम काम कर सकते हैं कि जैसे यहाँ x ले लें रेशनल्स पर, रेशनल पर, तो रेशनल के साथ इसकी कंडीशन, दूसरा कुछ ऐसा आ जाए जो इस फंक्शन के साथ कंसाइड ही ना कराए, कहीं पर अलग अलग दोनों बन जाए, तो शायद वो ऐसा फंक्शन बनेगा जो इस कंडीशन होल्ड होने के साथ साथ नोवेयर कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो अब समझिए कि अगर मैं बाई चांस R से R पर उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को लेके चलता तो कैसा फंक्शन आता। Q से Q पर तो इन जनरली आपको ऐसा फंक्शन मिल गया, लेकिन अगर हम पूरे रेशनल पर पूरे R पर कॉन्टिन्यूअस को लेके जाते तो कैसा होता, नेक्स्ट स्लाइड पर उसको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या प्रूफ किया, R से R पर फंक्शन सच दैट क्या कर रहा है, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा था। अभी भी प्रूफ किया, या तो ये पूरे R पर ही कॉन्टिन्यूअस होगा या किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हमने मान लिया एंड f इज कॉन्टिन्यूअस। सिंगल पॉइंट पर बोल दो तो पूरे R पर है, दो पॉइंट पर बोल दो तो पूरे R पर है, पूरे R पर बोलना चाहो तो पूरे R पर बोल दो, एंड f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन R है पूरा। अब आप आइडेंटिटी थ्योरम क्या पढ़कर आए हैं कि हम एक नया फंक्शन gx कंसीडर कर सकते थे, गेटिंग द पॉइंट। और ये जो फंक्शन है ये आपको भी पता चल गया है कि दिस एंड ऑल्सो वी हैव अभी भी जस्ट प्रूफ किया है कि fx इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ x जैसा होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू q के लिए, अभी प्रूफ किया है। रेशनल्स भाई जो R से R पर इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो वो Q से Q पर भी तो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा, Q के पॉइंट्स के लिए भी तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, और Q पर जो फंक्शनिंग वैल्यू देते हैं वो fx इज इक्वल टू mx टाइप का देता है, अल्फा x टाइप का देता है, यानी fx इज इक्वल टू अल्फा डॉट x, और ऐसे लिखते हैं हम लोग, एग्री कर गया पूरे Q पर, एग्री ऑन Q। तो आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है कि जो भी फंक्शन स्मॉल f अगर पूरे R पर कॉन्टिन्यूअस है और वो अगर किसी दूसरे फंक्शन के साथ किसी डेंस सेट पर एग्री हो जाता है तो वो पूरे R पर एग्री हो जाता है। हेंस बाय आइडेंटिटी थ्योरम हम सीधा बोल देते हैं, देन बाय आइडेंटिटी थ्योरम कि fx इज इक्वल टू अल्फा डॉट x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R के लिए फॉर सम फिक्स्ड अल्फा, यानी ये फंक्शन किस फॉर्म के होंगे, fx इज इक्वल टू x जैसा, fx इज इक्वल टू माइनस x जैसा, fx इज इक्वल टू 2x जैसा, किसी भी फॉर्म में आप समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? और अल्फा जहां पे हमने रेशनल को लिया था, तो अब होप बाकी तो रेशनल पे भी काम कर जाएगा अगर हम वहां से पढ़ते हैं। एटलीस्ट हमने इतना तो बता दिया कि देयर आर अनकाउंटेबल
अल्फा अगर हम रैशनल ले रहे हैं फिलहाल, वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स भी लेंगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बाई। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा है कि ये एक छोटे से जगह पर प्रूफ हो गया कि ये एफ एक्स किस तरीके का दिखता है, नहीं तो सीक्वेंशियल अप्रोच से इस टाइप का प्रूफ होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई अल्फा डॉट एक्स का होगा, जहां अल्फा पूरे आर से कोई भी फिक्स नंबर ले सकते थे, तो रूट 2 रूट 3 पाई लेना चाहो पाई ले सकते हो। लेकिन इसमें शायद आपको ध्यान हो कि जब आपने रेशनल टू रेशनल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने बनाया था तो f1 की वैल्यू को रेशनल नंबर दी थी, तो अगर आइडेंटिटी थ्योरम लगा के जाना चाहते हो तब ये अल्फा हमारा रेशनल जैसा रहा होगा। बट वी कैन थिंक इन दिस वे कि लाइक कुछ ना कुछ, तो इसके हिसाब से अगर आप जा रहे हो तो एक चीज और है कि हाउ मेनी सच फंक्शंस, काउंटिंग पूछते हैं अगर वो, तो यहां से अगर दिमाग में चला गया तो काउंटेबल इनफिनाइट टिक कर रहे होगे, गेट द पॉइंट। जबकि ऐसा नहीं है, हम सिर्फ आपको एक दिखा रहे थे कि हम 2 लाइन में भी कैसे देख सकते हैं कि वो mx टाइप के फंक्शंस होते हैं। अदरवाइज इन जनरल और पढ़ते हैं सीक्वेंशियल अप्रोच से, और दूसरे डायरेक्ट r से r पर पता करना हो कंटीन्यूअस फंक्शन कैसे दिखते हैं, तो f1 f2 3 वैल्यू लगा के फिर टेंडिंग टू इनफिनिटी लिमिट लगा के पता चल जाता है कि वो fx इक्वल टू ax टाइप के दिखते हैं, जहां a कोई भी आर्बिट्री फिक्स नंबर r से आप उठा सकते हैं। सो हाउ मेनी फंक्शंस वी हैव, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शंस वी हैव। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इस तरीके से हम इसको समझ पाते हैं, गेट द पॉइंट। दूसरा जो एक क्वेश्चन है, मैं यहीं पे थोड़ा हिंट दे देता हूं, बहुत लंबा लेक्चर नहीं ले जा रहा, तो जितने भी दूसरे हैं, जैसे हमने एक डिस्कस किया होता है यहां पे कि लाइक एफ ऑफ एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ बाई, ये वाला आपको याद होगा। अभी इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लिया इसको भी वैसे ही ले जाना है, बात समझ रहे हैं? इसमें 2 बातें समझिए, कौन सी रिस्ट्रिक्शन देके किस तरीके से बात की जाती है। इसमें मैंने x को x/2 और y को भी x/2 प्लग किया, तो यहां देखना ये बन गया x/2 x/2 x, और यहां से f x/2 और x/2 ये भी हो गया, तो ये f स्क्वायर x/2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं किसी तरीके से यहां पर f0 की वैल्यू निकालूंगा किसी तरीके से, या कोई और वैल्यू में निकाल के देख लूं यहां पे, तो एक तो ये पता चला यहां पे कि ऐसा दिख रहा है ये, गेटिंग। अगर मैं किसी तरीके से x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो f0 माइनस, या कॉमन ले लेंगे तो यहां से x की वैल्यू 0 तो f0 माइनस 1, तो 2 बातें आती हैं। कौन सी 2 बातें आती हैं कि या तो f0 की वैल्यू 0 ले लीजिए या f0 की वैल्यू 1 ले लीजिए, 2 बातें दिखती हैं यहां पर। इन दोनों में से किसी एक को डिस्कस कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, एक बार दोबारा से इसको रखते हैं, हमें जरूरत भी ना पड़े वैल्यू लेने की, शायद ऐसा भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले एक बार इसको साफ कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू स्लाइड से करते हैं। देखिए ये लिख रहे थे हम लोग f ऑफ x प्लस बाई इज इक्वल टू, यहां पर एफ एक्स इंटू एफ बाई की बात कर रहे थे। अगर मैं x की जगह और y की जगह x/2 प्लग करता हूं तो मेरे पास आता है f ऑफ x इज इक्वल टू एफ स्क्वायर x/2। हम x की वैल्यू को 0 लिख सकते हैं, x की जगह 1 लिख सकते हैं, जैसे मैंने वहां 0 के लिए स्टार्ट किया, आप किसी के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक नंबर लेना था, उस नंबर से स्टार्ट करवाना था, बट इन जनरल भी आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वहीं से जाएं। f1 भी ले सकते हैं, x की जगह 2 भी ले सकते हैं। चूंकि 0 इसलिए ले लिया मैंने कि यहां पर आपको क्या दिख रहा था कि अगर किसी पॉइंट x0 पर मुझे फंक्शनिंग वैल्यू 0 दे जाए, मुझे सिर्फ वैल्यू 0 पे, मैंने पीछे जैसे ही f0 किया तो f0 माइनस 1 आया था इज इक्वल टू 0, तो f0 की 2 वैल्यू है, f0 0 आ सकता है और f0 1 आ सकता है। अगर f0 0 आ सकता होता तो हमें कैसा फंक्शन लेके चलना है, और अगर 1 लेके जाना है तो कैसा फंक्शन आएगा। अब तसल्ली से समझना, अगर f0 0 की तरह ट्रीट कर लेंगे तो अब समझना जरा, यहां पर जो मैं यहां से डिस्कस करवाता है यहां से करा दूंगा। अगर मान लीजिए f0 हमारा 0 आता तो मैं xy की जगह 0 और x रखता, तो ये कैसा फील होता बाबू, x प्लस 0 इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ बाई f0 होता, और f0 कितना ले लिया बाबू आपने, 0 ले लिया, तो f0 0 हो जाता, फंक्शन fx इज आइडेंटिकली 0 प्रूफ हो जाता। इज दैट क्लियर? सो वी कैन, अगर आइडेंटिकली 0 ले तो आइडेंटिकली 0 फंक्शन भी इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, 0 इंटू 0 कैन राइट एफ एक्स इंटू एफ बाई।
तो इस सिचुएशन में भी होल्ड करेगा और f0 इज इक्वल टू 1 लेना चाहते हैं, इस कंडीशन में भी कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज नॉट द केस कि आप जीरो लेके ही क्यों बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे पॉइंट को भी लेके बात कर सकते हैं। अगर मैंने सपोज कहीं ऐसा लिया, लेट x नॉट बी द पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले ली जीरो को छोड़कर, मैंने कहा ना अभी आपको f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू आपके पास जीरो दे। अगर किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन ने जीरो दे दिया बाई चांस, जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो फिर तो फ्रॉम 1 अगर हम इस इक्वेशन को 1 दे दें तो फिर तो हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ x नॉट की जगह क्या आ जाएगा, x नॉट अगर जीरो दे गया तो फिलहाल मुझे x प्लस एक्स नॉट रख देते हैं यहां पे, किसी तरह x प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ x नॉट, जो कि जीरो देगा तो फंक्शन अब तो हर जगह क्या देता रहेगा, जीरो देता रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि उसकी तरह कि फंक्शन हमारा आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा किसी तरीके से। अभी हम और आगे बात नहीं कर रहे, इस पे एक पॉइंट दिखाया उसी के हिसाब से बोल दिया। इसका सबसे पहला मतलब ये हुआ कि अब नेगेटिव अगर होता, चलो मान लिया कि fx नॉट जीरो हो गया, बाकी तो आप समझदार हैं, जीरो पर जीरो कैलकुलेशन बनती, अब बाकी किसी पॉइंट 1 पे रखते तो यहां से नहीं बनेगा, जो यहां बन रहा था ना f ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ स्क्वायर जीरो बन रहा था जब मैंने x की वैल्यू को जीरो रखा था, ये भी ध्यान रखना। और उस सिचुएशन में एफ स्क्वायर जीरो जो था वो मैंने यहाँ कॉमन लिया था f0, जब f0 कॉमन लिया तो 1 और यहां से एक f0 बचा था, उसे जीरो से इक्वेट करके बात कर रहे थे। अगर इस x की जगह जीरो ना लेकर अगर आप 1 लेते हो तो ये f1 दिखता है और ये यहां पर एफ स्क्वायर 1/2 दिखता, तब किसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन और कॉमन लेने का डिस्कशन नहीं होता, तब इसे किसी और तरीके से सोच रहे हैं। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए x नॉट पर जीरो दे दिया किसी पर, हो सकता है उस पॉइंट x नॉट पर फंक्शनिंग वैल्यू कोई नेगेटिव दे दे, फंक्शनिंग वैल्यू कोई नेगेटिव दे दे। तो अगर x नॉट पर फंक्शनिंग वैल्यू आपकी नेगेटिव दे देगा तो उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक केस ये पॉसिबल और दूसरा पॉसिबल है कि fx नॉट किसी तरीके से मेरा पॉजिटिव रहे, एक ये केस पॉसिबल है। सपोज दैट, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, ये भी तो समझा दो। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं सारे केसेस कि fx इज इक्वल टू, अगर माइनस ऑफ e टू द पावर x लिखा है फंक्शन का, बात समझ रहे हैं, तो शायद आपको पता हो कि f1 पर वैल्यू माइनस की मिल रही है कि नहीं मिल रही, नेगेटिव भी तो मिल रही है। अब तुम x नॉट की वैल्यू से डिसाइड करोगे कि fx कैसा होगा, सारे पॉइंट पर पॉजिटिव वैल्यू देने वाला मिलेगा या सारे पॉइंट पर नेगेटिव वैल्यू देने वाला मिलेगा, ये भी तय होता है और केसेस सामने बन रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं किसी तरीके से fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर x ले लूं तो f ऑफ x प्लस बाई इज इक्वल टू व्हाट विल हैपन, माइनस e टाइम्स ऑफ x प्लस बाई इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर बाई। सो दिस बिकम, अब ये देखो माइनस, तो अगर आप किसी पॉइंट पर फंक्शनिंग वैल्यू माइनस दे रहे हो तो हम दोनों जगह x नॉट और x नॉट पुट कर देंगे। तो यहां x नॉट और x नॉट जो भी आ रहा है, यहां से fx नॉट जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा भैया, यहां से तो स्क्वायर ऑफ fx नॉट आ जाएगा कुछ करके, fx नॉट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए थी, नेगेटिव तो नहीं आनी चाहिए थी। गेट द पॉइंट। तो शायद ये नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट फिर मुश्किल में पड़ जाएगा। गेट द पॉइंट। आपको दो बार चाहिए था ना, एक माइनस e टू द पावर x के साथ और एक माइनस e टू द पावर y के साथ नेगेटिव चाहिए था। गेट द पॉइंट। तो इसीलिए इसके डिस्कशन में हमेशा पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट को पढ़ा गया और जब इसको लिखा गया बाकायदा डिफरेंट बुक्स में, तो ये लिखा गया कि हम किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव डिस्कस करना चाहते हैं क्वांटिटी के साथ। गेट द पॉइंट। तो अब समझिए फिलहाल कि जब ये पता चल गया कि फंक्शन जो है किसी x नॉट पर अगर फंक्शन वैल्यू 0 देगा तो इस तरीके से डिस्कस कर रहा होगा, अगर किसी तरह नेगेटिव डिस्कस करेंगे। और अच्छा एक चीज और है, सर आप तो जादू सा कर रहे हो कि आपको कैसे पता कि यही वाला फंक्शन लेना है, क्योंकि हम कर चुके हैं इसको इसलिए ऐसा लिया है। आप यहां मत सोचिए आके, अभी हम आपको बताते हैं कि हमने कहां से सोच रखा है। हम एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं नया, एक gx, और उसमें log ऑफ fx कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखना। और जरा इसमें g ऑफ x प्लस बाई रख के देखिए एक बार आप लोग, और g ऑफ x प्लस बाई इज इक्वल टू हमने जो रखा वो log ऑफ f ऑफ x प्लस बाई करोगे। f ऑफ x प्लस बाई इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो यहां लिखोगे log ऑफ f ऑफ x
इंटू एफ ऑफ बाई, और लॉग जब प्रोडक्ट में आता है तो g ऑफ x प्लस बाई इज इक्वल टू, किसी तरह मैं आपको कह दूं क्या कि log ऑफ क्या मिला एफ एक्स और प्लस log ऑफ एफ बाई मिला कि नहीं मिला बाबू। इसका मतलब क्या हुआ, log एफ एक्स आपका gx की तरह काम कर रहा है, log एफ बाई आपके gy की तरह काम कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि g फंक्शन इससे पहले वाला जो एफ एक्स प्लस बाई इजिकल टू एफ एक्स प्लस एफ बाई की कंडीशन को होल्ड कर रहा था उस जैसा बन गया ना उसी जैसा। अब अगर मैं g को डिक्लेयर कर दूं तो शायद f भी डिक्लेयर हो जाएगा, और अगर मैंने f को किसी एक पॉइंट पर, फिर वैसे ही अगर मैंने उसको एक पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस लिया होगा तो फिर g कॉन्टिन्यूस रहा होगा पूरे r पर इसी तरीके से। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया ना, इसी फॉर्म में आ गए कि नहीं आ गए पीछे वाला। और पीछे वाला किस फॉर्म में कॉन्टिन्यूस होता था, जब वो फंक्शन किस फॉर्म का होगा, जब आपका gx फॉर्म का होगा किसी अल्फा डॉट एक्स फॉर्म का, और gx क्या है आपका log ऑफ fx फॉर्म का होता है। थोड़ा इसको जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समझ रहे होंगे अब अल्फा डॉट एक्स, तो शायद हमारा fx जो है यहां से e टू द पावर अल्फा x, या हम लॉगरिथमिक फंक्शन बेस को बदल सकते हैं तो आप a टू द पावर x टाइप का भी समझ सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म का आएगा। तो इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म के होते हैं, a टू द पावर x टाइप के। तो a टू द पावर x या a टू द पावर अल्फा x टाइप के होते हैं, खत्म कहानी। तो बेस लॉग में बदल सकते हैं, तो बाकी हम बेस में e ना लेके बेस में a भी ले सकते हैं। तो जितने भी बाकी और f ऑफ x इंटू बाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ बाई, या जो भी दो बचे हुए हैं उनकी भी डिस्कशन इसी से होके जाते हैं। तो ध्यान रखिए, दरअसल हम कॉची इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, कॉची फंक्शनल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पहला वाला ही, जिसमें एफ एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ बाई पढ़ा था, दूसरा रेशनल टू रेशनल वाला, उसके बाद जितने भी घूम रहे होंगे इसके आसपास वो सब इसी फॉर्म में हैं। आपका समझ में आ रहा है। अगर आप एफ एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ बाई में किसको देख रहे हैं, अब तो आपको समझ आ रहा होगा। इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन काम करता है, log x इंटू बाई करोगे तो log x प्लस log बाई में कन्वर्ट होगा। जब आप ये वाला डिस्कस कर रहे थे एफ एक्स प्लस बाई, तो एक्सपोनेंट काम कर रहा था। और दूसरा वाला जो बचा है लास्ट वाला एफ एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ बाई वाला, तो उसमें फंक्शन काम करते हैं लाइक ए टू द पावर log x वाले। रख के देख लो, एफ एक्स इंटू बाई करिए तो ये हो जाएगा a टू द पावर log x बाई, log x बाई को ब्रेक करोगे log x प्लस log बाई, तो a टू द पावर log x इंटू a टू द पावर log बाई, a टू द पावर log x को fx लिख दोगे, a टू द पावर log बाई को f बाई, तो fx इंटू f बाई में आ गया। इफ दे आर कॉन्टिन्यूअस, क्यों इफ दे आर कॉन्टिन्यूअस, यहां से तभी तो लिया था कि जब अगर मेरा f किसी तरह g कॉन्टिन्यूअस लेके चल रहे होंगे तभी तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। जो g ऑफ x प्लस बाई इज इक्वल टू gx प्लस g बाई, इस कंडीशन होल्ड करेंगे और कंटिन्यूअस हो तो वो gx इस फॉर्म के होते हैं ना, और अगर वो gx इस फॉर्म के होते हैं तो हमारा fx इस फॉर्म का होगा। इस फॉर्म के हर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। पीछे वाले में जहां fx प्लस बाई इज इक्वल टू fx प्लस बाई वाला किया था, वहां पे जो fx अल्फा डॉट x के आए थे, ये लिप्सिस होते हैं, यूसी होते हैं, सब कुछ होते हैं पूरे आर पर। बात समझ रहे हैं। और अगर बाई चांस कहीं पर, और ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर e टू द पावर x टाइप का आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, तो एक्सपोनेंट तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के नेबर्ड में अपने किसको ब्रेक कर देते हैं, अपनी यूनिफॉर्मिटी को ब्रेक कर देते हैं, अपने लिप्सिसनेस को ब्रेक कर देते हैं। तो बाकी फंक्शंस में आप बहुत बेहतर जानते हैं, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन इस फॉर्म का आएगा। अगर कॉची कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला और कॉची फंक्शन जो है वो इस तरीके का लिखा है और कॉन्टिन्यूअस है तो वो ऐसा दिखेगा। और उन फंक्शंस की आपको पूरी हिस्ट्री पता है कि कौन कहाँ इंक्रीज करता है और कौन कहाँ डिक्रीज करता है। तो एक बार इन सबको लगा के रखिएगा, गेट द पॉइंट। अगर कुछ भी आपको इसमें लगता है कि और चीज आपको कुछ जाननी है तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो और छोटा सा डिस्कशन बना दूंगा और आपको शेयर कर दूंगा। गेटिंग द पॉइंट। थैंक यू सो मच।